ये 28 जून 1914 की सुबह थी। सराजेवो की आम सी सड़क पर एक कार के ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया। ये कोई मामूली गलती नहीं थी, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे खूनी गलती थी। अगर उस दिन वो गाड़ी बैक गियर में नहीं डाली जाती तो शायद 19 साल का लड़का गैव्रिलो प्रिंसिप कभी भी ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड पर अपनी पिस्तौल नहीं तान पाता। एक गलत टर्न और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस एक गलत मोड़ ने हवा दी थी पहले वर्ल्ड वॉर को। लेकिन क्या वाकई उस दिन अगर गोली नहीं चलती तो वर्ल्ड वॉर नहीं होता? क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास जर्मनी के वो ब्लैंक चेक थे जिससे पूरे यूरोप का आग में जलना तय था। आखिर क्या था ये ब्लैंक चेक? सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यूरोप में होने वाले इस महायुद्ध की सबसे भारी कीमत मीलों दूर बैठे भारत ने भी चुकाई थी। भारत के 70,000 से ज़्यादा सैनिक कभी वापस नहीं लौट सके। ये वो लोग थे जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं था। भारत ने इस युद्ध में ब्रिटेन के लिए अपने लाखों सैनिक और रिसोर्सेज झोंक दिए थे। लेकिन बदले में भारत को मिला क्या? स्वशासन का वादा पूरा हुआ या रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए लड़ने वाला भारत जंग खत्म होते होते अंग्रेजों के खिलाफ पहले से ज़्यादा अटैकिंग मोड में आज़ादी की लड़ाई में उतर गया? आज हम जानेंगे दुनिया की पहली सबसे भयानक लड़ाई के इतिहास के बारे में। ये जंग दो गुटों के ईगो की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तबाही थी जिसने आज के मिडिल ईस्ट के खूनी स्ट्रगल और भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। क्या सचमुच अगर उस ड्राइवर ने वो गलती नहीं की होती तो वर्ल्ड वॉर नहीं होता? कौन सी ऐसी वजहें थी जिनकी वजह से यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था? आखिर वो ब्लैंक चेक कौन सी थी जिसने पूरी जंग का मंजर ही बदल दिया? और इस जंग का नुकसान किसको सबसे ज़्यादा उठाना पड़ा? सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भले ही 1914 में हुई थी, लेकिन इसकी कहानी समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप सतह से देखने पर बहुत शांत लगता था। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, कला और विज्ञान का विकास हो रहा था। लेकिन असल मायनों में ये शांति एक बहुत बड़े धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं थी। पूरा यूरोप भीतर से एक पाउडर केग यानी बारूद के ढेर पर बैठा था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन देशों ने कंसर्ट ऑफ यूरोप नाम की एक सहमति बनाई थी। इसका मकसद था कि कोई भी एक देश इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो पूरे यूरोप के लिए खतरा बन जाए। इस बैलेंस ऑफ पावर ने कुछ डेकेड्स तक तो काम किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और इस बदलाव का सबसे बड़ा रीज़न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने सिर्फ कारखाने नहीं बनाए, बल्कि जंग लड़ने का तरीका भी बदल दिया। अब हथियार हाथों से नहीं बल्कि मशीनों से बड़ी तादाद में बन रहे थे। मशीन गन, बड़े बड़े तोपखाने और लोहे के जहाज़ यूरोप की नई सच्चाई बन चुके थे। इस दौर में जर्मनी तेजी से उभर रहा था। जर्मनी के तत्कालीन चांसलर ओटो वन बिस्मार्क बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने फ्रांस को कमज़ोर और अकेला रखने के लिए सीक्रेट ट्रीटीज़ यानी गुप्त संधियों का ऐसा जाल बुना जिसे समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है 1890 में, जब कैसर विल्हेम द्वितीय ने जर्मनी की सत्ता संभाली तो उन्हें बिस्मार्क की शांति वाली नीतियाँ पसंद नहीं आई। उन्होंने ओटो वन बिस्मार्क को हटा दिया और वेल्ट पॉलिटिक यानी वैश्विक प्रभुत्व की आक्रामक नीति अपना ली। कैसर विल्हेम का मानना था कि जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए। इस नई पॉलिसी का सीधा असर हथियारों की होड़ पर पड़ा। शांति के समय में भी देश इस तरह से हथियारों का जखीरा जमा कर रहे थे जैसे कल ही जंग होने वाली है। जर्मनी ने अपनी सेना की ताकत इस हद तक बढ़ा ली थी कि उसके पास 42 लाख रिजर्व सैनिकों की एक खूंखार फौज एवरी डे हर टाइम तैयार रहती थी। बात सिर्फ थल सेना तक नहीं थी। 1912 में जर्मनी ने एक बहुत बड़ा युद्धपोत इम्परेटर बनाकर ब्रिटेन की नेवी सर्वोच्चता को सीधी चुनौती दे डाली।
इस समय ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी और वो किसी भी कीमत पर अपनी बादशाहत खोना नहीं चाहता था। हथियारों की संधि रेस ने एक ऐसा माहौल आखिरकार बना दिया जहां हर देश दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। सबको लग रहा था कि अगर आज हम पीछे रह गए तो कल हमारा वजूद मिट जाएगा। अब जब किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी होती है तो लोग अपना सपोर्ट भी ढूंढते हैं और यही काम यूरोप में भी हुआ। यूरोप में हर कोई हथियार बना रहा था और हर कोई डर के साए में भी जी रहा था। किसी पर भी कोई भरोसा नहीं कर सकता था। इसी डर और शक के माहौल में पूरा यूरोप दो बड़े बड़े गुटों में बंट गया। एक तरफ था ट्रिपल एंटेटे, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया शामिल थे। दूसरी तरफ था ट्रिपल अलायंस, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और इटली खड़े थे। ये सभी अलग अलग संधियों के रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन संधियों का नियम बहुत सीधा सा था। अगर किसी एक देश पर दुश्मन देश हमला करता है तो उसके दोस्त उसकी रक्षा के लिए जंग में उतर जाएंगे। ये बिल्कुल आज के नेटो गठबंधन जैसा था, लेकिन इन संधियों में एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा था। कल को अगर दो छोटे छोटे देश आपस में लड़ पड़े तो भी ये बड़े बड़े देश जंग में कूद जाएंगे। ये एक ऐसा मकड़ जाल था जिसमें सब फंसे थे, लेकिन कोई इसे देख नहीं पा रहा था। इन सब के बीच एक और खेल चल रहा था। ये खेल था साम्राज्यवाद का। ताकतवर यूरोपियन देश अफ्रीका और एशिया को कच्चे माल की मंडी की तरह देख रहे थे। हर देश चाहता था कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों पर उसका कब्जा हो ताकि वो वहाँ के संसाधन या रिसोर्सेज लूट सके। इसी अंधी दौड़ को मार्क्सवादी इतिहासकार बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। व्लादिमीर लेनिन और कई मार्क्सवादी विचारकों का साफ मानना था कि ये कोई नेशनलिज्म या देश प्रेम की लड़ाई ही नहीं थी। उनके मुताबिक ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट ताकतों का खूनी टकराव था। जब यूरोप में बाजार छोटे पड़ने लगे तो इन देशों को अपना माल बेचने और कच्चा माल लूटने के लिए नई नई कॉलोनीज़ की ज़रूरत पड़ी। इसी लालच ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। साम्राज्यवाद की इस भूख और संधियों के मकड़जाल ने पूरे यूरोप में बारूद तो बिछा दिया। अब दुनिया को भस्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी और ये चिंगारी सुलग रही थी यूरोप के सबसे अस्थिर और विवादित हिस्से में। ब्रिटेन से लगभग 2000 किलोमीटर दूर यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बाल्कन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में असली चिंगारी यहीं से भड़की थी। बाल्कन का इलाका लंबे वक्त से ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की के कब्जे में था, लेकिन 20वीं सदी आते आते ऑटोमन साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था और बहुत तेजी से बिखर रहा था। इसे उस वक्त यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था। जैसे जैसे टर्की की पकड़ कमज़ोर हुई, बाल्कन के देशों में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की आग भड़कने लगी। सर्बिया, बोस्निया, बुल्गारिया, इन सभी इलाकों में रहने वाले लोग अब आज़ादी चाहते थे। इन देशों में रहने वाले स्लाविक लोगों का मानना था कि उनकी एक अलग पहचान है और उन्हें यूनिटी में होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। रूस खुद को इन स्लाविक लोगों का बड़ा भाई मानता था और उनकी हर मांग का सपोर्ट करता था। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर इस नए नए राष्ट्रवाद से डरा हुआ था। तब ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। यहाँ कई अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। ऑस्ट्रिया को डर था कि अगर सर्बिया ताकतवर हुआ तो उसके अपने साम्राज्य के स्लाविक लोग भी उसके खिलाफ बगावत कर देंगे। इसी डर की वजह से 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर हमला करके जबरन उस पर कब्जा कर लिया। बोस्निया में रहने वाले सर्ब लोग इस कब्जे से नफरत करते थे। वो ऑस्ट्रिया की गुलामी में रहना ही नहीं चाहते थे, बल्कि सर्बिया का हिस्सा बनना चाहते थे। इसी नफरत ने उस सीक्रेट मिलिटेंट ग्रुप को जन्म दिया जिसे इतिहास में ब्लैक हैंड के नाम से जाना जाता था। इसी ब्लैक हैंड ने आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को मारने की साजिश भी रची थी। अब वापस चलते हैं 28 जून 1914 की उस सुबह पर। ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी सेराजेवो पहुंचे थे। वो वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग देखने और एक अनाथालय में बच्चे से मिलने गए थे। सराजेवो की सड़कें आम जनता से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन उस भीड़ में भी ब्लैक हैंड के 6 हत्यारे भी छिपे थे। जब फर्डिनेंड का काफिला सड़क से गुजर रहा था तो एक हत्यारे ने उनकी खुली कार पर बम फेंक दिया। बम कार से टकराकर पीछे गिर गया और फट गया। फर्डिनेंड तो इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उनके कुछ अधिकारी घायल हो गए। इस हमले के बाद फर्डिनेंड को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। किसी भी समझदार इंसान ने इस हमले के बाद दौरा रद्द कर दिया होता, लेकिन पता नहीं क्यों फर्डिनेंड ने एक बहुत अजीब फैसला लिया।
उन्होंने घायलों से मिलने के लिए अस्पताल जाने की जिद की और यही वो ऐतिहासिक गलती हुई जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। अस्पताल जाने के रास्ते में उनके काफिले के ड्राइवर को सही रास्ता ही नहीं पता था। उसने फ्रेंच जोसेफ स्ट्रीट पर एक गलत मोड़ ले लिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कार को ब्रेक लगाया और उसे रिवर्स गियर में डालने की कोशिश करने लगा। उस जमाने की कारों का गियर सिस्टम आज जैसा नहीं होता था। कार बिल्कुल बीच सड़क पर फंस गई और बिल्कुल उसी वक्त उसी सड़क के किनारे 19 साल का गैवरिलो प्रिंसेप खड़ा था। वो सुबह के नाकाम हमले के बाद बहुत निराश था और वहाँ एक दुकान के बाहर खड़ा था। उसने जब फर्डिनेंड की कार को बिल्कुल सामने फंसा हुआ देखा तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। प्रिंसेप ने बिना एक भी मोमेंट गंवाए अपनी पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चला दी। एक गोली फर्डिनेंड की गर्दन पर लगी, दूसरी उनकी पत्नी सोफी के पेट में। खून से लथपथ फर्डिनेंड ने अपनी पत्नी से कहा, सोफी तुम मत मरना, हमारे बच्चों के लिए जिंदा रहना। लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों ने ही दम तोड़ दिया। 2 गोलियों की इस आवाज़ ने पूरी दुनिया को एक ऐसे खूनी दलदल में ढकेला जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता था। लेकिन क्या सिर्फ 2 लोगों की हत्या एक वर्ल्ड वॉर का कारण बन सकती है? असल में यह हत्या सिर्फ एक बहाना थी। असली खेल बंद कमरों में बैठे राजनेता और सेनापति खेलने वाले थे। ऑस्ट्रिया को अच्छे से पता था कि इस हत्या के पीछे सर्बिया का हाथ है। ऑस्ट्रिया को पूरा मौका मिल गया था कि वो सर्बिया को अब कुचल दे, लेकिन ऑस्ट्रिया अकेला सर्बिया पर हमला करने से डरता था क्योंकि सर्बिया के पीछे रशिया खड़ा था। ऐसे में ऑस्ट्रिया ने अपने सबसे ताकतवर दोस्त जर्मनी की तरफ देखा। यहीं पर इतिहास का एक बहुत कड़वा सच सामने आता है जिसे जर्मनी का ब्लैंक चेक कहा जाता है। 5 जुलाई 1914 को जर्मनी के कैसर विल्हेम ने ऑस्ट्रिया को एक प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया सर्बिया के साथ जो चाहे वो करे, जर्मनी हर हाल में उसका साथ देगा। ये कोरे कागज पर साइन करने के जैसा था। जर्मनी को अच्छे से पता था कि इस वादे का मतलब है पहले रशिया के साथ युद्ध और फिर फ्रांस के साथ जंग। फिर भी जर्मनी ने जानबूझकर ये भयानक जुआ खेला। जर्मनी की इस हरकत को लेकर आज भी इतिहासकारों में गहरी बहस होती है। 1960 के दशक में जर्मन इतिहासकार फ्रिज फिशर ने अपनी किताब में एक ऐसा तहलका मचाया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फिशर ने जर्मनी के पुराने सरकारी डॉक्यूमेंट खंगाले और साबित किया कि जर्मनी ने इस जंग की बहुत पहले से जानबूझकर प्लानिंग कर रखी थी। फिशर की माने तो जर्मनी का एक सीक्रेट सितंबर प्रोग्राम था। इसका असली मकसद था फ्रांस को कुचलना, रशिया को पीछे ढकेलना और पूरे यूरोप पर अपना आर्थिक और सैन्य आधिपत्य जमाना, यानी इकोनॉमिक और मिलिट्री कंट्रोल। फिशर का साफ कहना था कि फर्डिनेंड की हत्या तो बस एक मौका था जिसका जर्मनी बरसों से इंतजार कर रहा था। जर्मनी का ब्लैंक चेक मिलने के बाद 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया। इस अल्टीमेटम में ऐसी शर्तें लिखी गई थी जिन्हें मानना किसी भी आज़ाद देश के लिए अपना वजूद मिटाने जैसा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि सर्बिया अपने देश की पुलिस और न्याय व्यवस्था में ऑस्ट्रिया के ऑफिसर्स को शामिल करे। सर्बिया ने लगभग सारी शर्तें मान भी ली, सिवाय 1-2 के जो कि उसकी संप्रभुता के खिलाफ थी। लेकिन ऑस्ट्रिया को इन सबसे मतलब नहीं था, उसे बस युद्ध चाहिए था। सर्बिया के इस आंशिक इनकार से ऑस्ट्रिया आग बबूला हो उठा। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, रशिया ने अपने स्लाविक भाइयों की रक्षा के लिए अपनी सेना को लामबंद करना शुरू कर दिया। सेना की लामबंदी या मोबिलाइजेशन उस दौर में एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। लाखों सैनिकों को हथियार देना, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना, उन्हें ट्रेन में भरकर बॉर्डर तक भेजना। इतिहासकार शॉन मैकमीकिन इस रूसी मोबिलाइजेशन को जंग का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। मैकमीकिन का तर्क है कि रूस ने बिना पूरी कूटनीतिक कोशिश किए इतनी जल्दी अपनी सेना को मोबिलाइज कर दिया कि जर्मनी घबरा गया। जब दुश्मन के लाखों सैनिक आपकी सीमा की तरफ ट्रेन में भरकर आ रहे हों तो आप बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। रूसी सेना की इस जल्दबाजी ने शांति के हर उस रास्ते को काट दिया जो शायद इस जंग को रोक सकती थी। रूस को अपनी सेना बढ़ाते देख जर्मनी ने उसे रुकने की चेतावनी भी दी। जब रूस नहीं माना तो 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस पर जंग डिक्लेयर कर दी। चूंकि फ्रांस रूस का सहयोगी था, इसलिए जर्मनी जानता था कि फ्रांस भी इस युद्ध में कूदेगा। जर्मनी ने 2 मोर्चों पर जंग से बचने के लिए अपनी मशहूर स्लीफेन प्लान लागू की।
इस प्लान का मकसद था कि रूस की सेना के पहुंचने से पहले तेजी से फ्रांस पर अटैक किया जाए और उसे हरा दिया जाए। फ्रांस पर सीधे हमले की बजाय जर्मन सेना ने एक तटस्थ देश बेल्जियम के रास्ते घुसपैठ की। बेल्जियम इस जंग में एक न्यूट्रल देश था और ब्रिटेन ने उसकी रक्षा का वादा किया था। जब बेल्जियम पर हमला हुआ तो ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ जंग में उतर गया। देखते ही देखते बस कुछ ही दिनों के अंदर पूरे यूरोप के देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वर्ल्ड वॉर को लेकर कैम्ब्रिज इतिहासकार क्रिस्टोफर क्लार्क बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी देते हैं। क्लार्क ने फिशर की इस थ्योरी को, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, उसको अपनी किताब द स्लीप वॉकर्स में पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए बताया कि कोई भी एक देश इस जंग का अकेला दोषी नहीं था। क्लार्क का मानना है कि यूरोप के सारे नेता नींद में चलने वालों की तरह यानी स्लीप वॉकर्स की तरह थे। वो अपने घमंड, आपसी गलतफहमियों और शक में अंधे होकर एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ते गए जिसके असली अंजाम का उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं था। उन्हें लगा कि कुछ महीनों में जंग खत्म हो जाएगी और सैनिक क्रिसमस तक अपने घर लौट आएंगे, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि नई तकनीक और पुरानी सोच का ये जो तालमेल है, ये करोड़ों लोगों की बलि लेने वाला है। और बलि दोस्तों शुरू भी हो गई। ये जंग बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा नेताओं ने सोचा था। पश्चिमी मोर्चे पर यह जंग खाइयों यानी ट्रेंचेस की एक क्रूर और इनह्यूमन लड़ाई में बदल गया। सैनिक हफ्तों तक कीचड़, चूहों और लाशों के बीच खाइयों में पड़े रहते थे। मशीन गनों की बौछार इतनी भयानक थी कि खाई से सिर निकालने का मतलब था मौत। इंच दर इंच ज़मीन के लिए इंसान कट रहे थे। पहली बार जंग में जहरीली गैसों का इस्तेमाल हुआ जिसने सैनिकों के फेफड़े गला दिए। हवाई जहाज़ों और टैंकों ने मौत का नया तांडव दिखाया। सेना को खाना पहुंचाना, रसद की आपूर्ति करना और हथियारों को मोर्चे तक ले जाना दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन गया था। देश अपनी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ तोप के गोले बनाने में झोंक रहे थे। इस भयानक तबाही के बीच भारत की भूमिका को अक्सर दुनिया के इतिहासकार भुला देते हैं। क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए भारत को ना चाहते हुए भी इस जंग में घसीटा गया। 10 लाख से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के अलग अलग मोर्चों पर ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन भारत का नुकसान सिर्फ सैनिकों की शहादत तक लिमिटेड नहीं था। भारत का पूरा खजाना ब्रिटिश आर्मी के लिए खोल दिया गया। देश में बड़ी मात्रा में अनाज, कपड़े और रिसोर्सेज ब्रिटेन भेजे गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत के गांवों में भयंकर फूड क्राइसिस पैदा हो गया। महंगाई आसमान छूने लगी और गरीब जनता भुखमरी का शिकार हो गया। कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूर हथियारों और कपड़ों की सप्लाई से अच्छा खासा मुनाफा हुआ, लेकिन ज़्यादातर आम हिंदुस्तानी की कमर टूट गई। भारतीय नेताओं ने और जनता ने इस उम्मीद में ब्रिटेन का साथ दिया था कि जंग के बाद अंग्रेज उन्हें लोकतंत्र और स्वशासन का अधिकार देंगे। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने भारत को क्या दिया? एक रॉलेट एक्ट, जिसके तहत किसी को भी बिना ट्रायल के जेल में कितने भी टाइम के लिए डाला जा सकता था। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध का नतीजा था जलियांवाला बाग का खौफनाक नरसंहार। जिस भारतीय खून पसीने ने ब्रिटेन को युद्ध जिताया, उसी का सिला उन्हें गोलियों से भून कर दिया गया। युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो नई लहर उठी, उसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदल दिया। साल 1917 आते आते जंग ने एक नया मोड़ दिया। रूस की जनता युद्ध की भूख और गरीबी से इतनी त्रस्त हो गई कि वहां बोल्शेविक क्रांति हो गई। जार की सत्ता उखाड़ फेंकी गई और नया कम्युनिस्ट रशिया इस जंग से बाहर हो गया। रशिया के बाहर होते ही जर्मनी को लगा कि अब वो पूरी ताकत पश्चिमी मोर्चे पर लगा सकता है। लेकिन तभी जर्मनी ने एक और ऐतिहासिक भूल कर दी। जर्मन पनडुब्बियों ने अमेरिकी यात्री जहाज़ों को डुबाना शुरू कर दिया। इनमें से एक मशहूर जहाज़ लुसिटानिया था। इसमें कई अमेरिकी नागरिक मारे गए। इसके बाद जब जर्मनी का एक सीक्रेट जिमरमैन टेलीग्राम पकड़ा गया, जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाया था, तो अमेरिका के सब्र का बांध टूट गया। 1917 में अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ ऑफिशियली मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका के आने से ब्रिटेन और फ्रांस को नई एनर्जी मिली। अमेरिकी हथियारों और नए सैनिकों के सामने जर्मन आर्मी पस्त होने लगी। जर्मनी के अंदर भी भुखमरी और आर्थिक संकट से हाहाकार मच गया था। जनता सड़कों पर उतर आई थी और जर्मन सैनिकों ने बगावत शुरू कर दी थी। आखिरकार जर्मन सम्राट कैसर विल्हेम को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर साइन कर दिए। हथियारों की वो गूंज जिसने 4 साल से दुनिया को बहरा कर दिया था, वो आखिरकार शांत हो गई।
लेकिन शांति का ये दिखावा सिर्फ जंग के मैदान तक ही था। असली तबाही पेरिस के बंद कमरों में कूटनीतिक मेजों पर रची जाने वाली थी। 28 जून 1919 को पेरिस में वर्साय की संधि पर दस्तखत हुए। इस संधि ने शांति लाने की बजाय भविष्य के विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस संधि के एक खास हिस्से, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज 231 कहा जाता है, उसने सारा का सारा दोष जर्मनी के सिर पर मढ़ दिया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु बना दिया। उसकी सेना का साइज बहुत छोटा कर दिया, उसके कई इलाके छीन लिए गए और युद्ध के हार जाने के रूप में इतना बड़ा जुर्माना थोपा गया जिसे चुकाना इम्पॉसिबल था। जर्मनी की जनता इस अपमान से तिलमिला उठी। वर्साय की संधि की इसी भयंकर बेइज्जती और आर्थिक बर्बादी की राख से कुछ सालों बाद एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर ने दुनिया को दूसरे और ज़्यादा भयानक विश्व युद्ध की आग में ढकेल दिया। लेकिन वर्साय की संधि एकमात्र धोखा नहीं थी। जंग के दौरान ही ब्रिटेन और फ्रांस ने एक ऐसी चाल चली जिसका खून आज भी मिडिल ईस्ट की धरती पर बह रहा है। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक बहुत ही सीक्रेट समझौता किया जिसे साइक्स-पिकट समझौता कहते हैं। जंग खत्म होने के बाद इन दोनों देशों ने ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक पेन रखा और मनमाने ढंग से लकीरें खींची, उसे आपस में बांट लिया। यहाँ कबीलों, धर्मों और ऐतिहासिक सीमाओं की कोई परवाह नहीं की गई। आज आप जो इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देश देखते हैं, उनका जन्म इसी लालच भरी मेज पर हुआ था। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहें तो लिंक पे कमेंट करके देख सकते हैं। इसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों से पैलेस्टाइन में एक अलग देश का वादा भी कर लिया। उन्होंने एक ही ज़मीन के टुकड़े का वादा दो अलग अलग कम्युनिटीज़ से किया। सीरिया में जो सिविल वॉर है, इराक में जो अनस्टेबिलिटी है, या इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो अंतहीन खूनी संघर्ष है, उसकी स्क्रिप्ट या पटकथा प्रथम वर्ल्ड वॉर के या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्हीं संधियों में लिखी गई। दुनिया के 4 सबसे बड़े साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, इस युद्ध में हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये ह्यूमन रेस की महत्वाकांक्षा, अहंकार और गलत फहमियों का वो दस्तावेज है जो बताता है कि सत्ता के नशे में चूर नेता गलत फैसले लेते हैं तो उसकी कीमत खाइयों में कीचड़ फाँक रहे आम सैनिकों और भूख से मर रही जनता को चुकानी पड़ती है। सेराजेवो में चली वो एक गोली आज भी हमारे वर्तमान को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रही है। जिन देशों का इस जंग से कोई सीधा वास्ता नहीं था, उनके सोशल और पॉलिटिकल ताने बाने भी हमेशा के लिए बदल गए। जानना ज़रूरी है कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं, बल्कि वो हमारे आज की बुनियाद भी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो के थ्रू जो हमने साइक्स-पिकट समझौते की बात की, जिसके थ्रू आज के मिडिल ईस्ट की रूपरेखा तय की गई, पन्ने पर सब कुछ लाइन खींचकर जो चीज़ें बनाई गई, उसका लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।